नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट और उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। यह दोनों परीक्षाएं आपका 9 या 10 फरवरी को आपका उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होने वाला है और बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट भी आपका फरवरी तक होने की संभावना बनती है। इसीलिए असिस्टेंट प्रोफेसर की एक सीरीज आज से प्रारंभ कर रहा हूं और यह जो सीरीज है वह हिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर है। आप कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, चाहे उत्तर प्रदेश में कर रहे हो, मध्य प्रदेश में कर रहे हो, बिहार में कर रहे हो, या फिर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, या फिर बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए और उसके एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी करने के लिए, ठीक है, हमारी यह सीरीज आज से प्रारंभ हो चुकी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट जैसे ही हो जाता है, लगभग एक बड़ी वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की बिहार में दिखने वाली है, लगभग 4200 पदों पर, ठीक है। और यहां 1017 पदों पर परीक्षा होने वाला है उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर का। 9 फरवरी और 10 फरवरी को दो पालियों में, दो तिथियों में परीक्षा होगी, ठीक है। तो इसीलिए असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए हमारी यह सीरीज है और आज यह पहला लेक्चर वीडियो है मित्रों, पहला लेक्चर वीडियो है, तो थोड़ा सपोर्ट करिएगा आप लोग। और सबसे पहली बात आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम बनाया गया है। लगभग 2800 मेंबर उस टेलीग्राम पर हैं जो सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी पर फोकस करते हैं। इसीलिए आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, आप सभी लोग उस टेलीग्राम को ज्वाइन करें। और व्हाट्सएप चैनल भी बनाया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी और इंफॉर्मेशन के लिए, उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल को भी। आइए शुरुआत करते हैं, पहला लेक्चर वीडियो है। और जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हो, उसमें बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट भी होगा, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट भी रहेगा और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो मेन एग्जाम है उसकी भी तैयारी होगी। केवल 2199 रुपए की प्राइस में, केवल 2199 रुपए की प्राइस में। और घबराइए मत, यह जो स्मार्ट बोर्ड है ना, पढ़ाने वाला बेस्ट होना चाहिए, यह बहुत मैटर नहीं करता है, ठीक है। यह व्हाइट बोर्ड बहुत मैटर नहीं करता है। बहुत सारे लोग स्मार्ट बोर्ड पर ही पढ़ाते हैं, लेकिन नॉलेज दो कौड़ी की होती है। मैं किसी की निंदा करने नहीं आया हूं, मैं जो सच्चाई है मैं वो बता रहा हूं। एक बात और बताना चाहूंगा, 15 जनवरी के बाद जस्ट बाद हम स्मार्ट बोर्ड पर आने वाले हैं और आप लोग को पूरा का पूरा बेहतरीन मटेरियल परीक्षा की तैयारी के लिए देने जा रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं, पहला लेक्चर वीडियो है, इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो इतिहास को समझने के लिए उसका विभाजन देखते हैं। इतिहास को जब हम पढ़ते हैं ना, अगर हम एकेडमिक तरीके से पढ़ते हैं तो 3 टाइप का इतिहास होता है। 3 भाग में हम इतिहास का विभाजन करते हैं। एक आपका प्रागैतिहासिक काल, फिर आपका आद्य ऐतिहासिक काल और फिर आपका ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, 3 कालखंडों में इतिहास का विभाजन करते हैं मित्र। मैं बता दूं आप लोग को, जब हम बात कर रहे हैं पाषाण काल की, जब हम बात कर रहे हैं पाषाण काल की, तो पाषाण काल को भी हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पाषाण काल में भी आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो पाषाण काल को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो ये जो आपका पाषाण वाला कालखंड है, यह आपका प्रागैतिहासिक काल आएगा, ठीक है। और हम आद्य ऐतिहासिक काल में किसे रखते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल में हम सिंधु घाटी सभ्यता को रखेंगे, या सिंधु घाटी सभ्यता की जितनी समकालीन सभ्यताएं थी उन सभी को रखा जा सकता है आद्य ऐतिहासिक काल में। आद्य ऐतिहासिक का मतलब आधा इतिहास, आधा अधूरा इतिहास का पता जहां चलता है उसे आद्य ऐतिहासिक काल बोलेंगे। फिर तीसरा जो कालखंड है वह ऐतिहासिक काल है, ठीक है। ऐतिहासिक काल जिसमें गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, मौर्य काल, महाजनपद काल, ठीक है, इन सभी कालखंडों को हम ऐतिहासिक काल में रखेंगे। तो इतिहास का विभाजन 3 कालखंडों में होता है मित्र, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब देखिए यहां अंतर क्या है, प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक में क्या अंतर है। पहली बात, खुदाइयों से बहुत सारे पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। तो हम पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल का मतलब पाषाण काल ही समझ लीजिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए, प्रागैतिहासिक काल का सबसे बड़ा सबूत ये होता है, विशेषता ये होती है कि यहां पर पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब आभूषण मिल गया, गहने मिल गए, बर्तन मिल गया, औजार मिल गया, उपकरण मिल गया, तीर धनुष भाला बर्छी, जो भी कुछ मिला, जो भी कुछ पुरातात्विक, जो भौतिक वस्तुएं हैं, जो भी कुछ मिल रही है उसे पुरातात्विक वस्तु कहेंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है, यह पुरातात्विक साक्ष्य आपका प्रागैतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य मिला है, बिल्कुल मिला है, 100% मिला है। आपको पता है आदिमानव क्या यूज करते थे, कौन कौन से टूल का प्रयोग करते थे, कौन कौन से बर्तन का प्रयोग करते थे,
कौन कौन से आभूषण गहने आदि पहना करते थे, जो भी हो, स्टोन का ही सब कुछ होता था। तो प्रागैतिहासिक काल में क्या है, पुरातात्विक साक्ष्य मिला है, लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। भैया आदिमानव पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, इसलिए मुहर नहीं मिली है, मुद्राएं नहीं मिली है, कोई धर्म ग्रंथ नहीं मिला है, ठीक है, कुछ भी बर्तनों में पर भी कुछ लिखा नहीं जाता था। आदिमानव बस संवाद जो करते थे बस यूं ही करते थे, वह कोई लेखन कला उनका प्रचलन में नहीं था। तो पुरातात्विक साक्ष्य तो मिलता है प्रागैतिहासिक काल में, लेकिन लिखित साक्ष्य का अभाव है, लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है। अब हम करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य मिला है, बिल्कुल मिला है भाई। आप सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे आभूषण बर्तन आदि मिले हैं, आप जानते हैं, ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में, लेकिन क्या लिखित साक्ष्य मिला है? भैया लिखित साक्ष्य भी तो मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता में लिखित साक्ष्य तो मिला है, बर्तनों पर बहुत कुछ लिखा गया है, मुद्राओं पर, मुहरों पर बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन आज तक किसी की औकात नहीं हुई कि सिंधु घाटी सभ्यता में लिखे हुए शब्दों को पढ़ पाए। पुरातात्विक, हमारे पुरातत्वविद जो है वह लगे हुए हैं, हमारे विशेषज्ञ लगे हुए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुहर मिला है, जो मुद्राएं मिली हैं, जो आभूषण मिला है, जो बर्तन मिला है, अरे भाई जो धौलावीरा में शिलालेख मिला हुआ था ना, 10 अक्षरों वाला शिलालेख, ठीक है, आज तक उसको पढ़ा नहीं गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी लिखित साक्ष्य मिले हैं उसको पढ़ा नहीं गया है। जिस दिन सिंधु घाटी सभ्यता में लिखित साक्ष्य पढ़े गए ना, बहुत बड़े बड़े रहस्य उद्घाटित होंगे, पूरी दुनिया के सामने आएंगे। तो प्रागैतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य मिला है, लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। आद्य ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य मिला है, लिखित साक्ष्य मिला है, लेकिन लिखित साक्ष्य क्या हुआ है, लिखित साक्ष्य पढ़े नहीं गए हैं, ठीक है। अब ऐतिहासिक काल में क्या है, ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य मिला है, लिखित साक्ष्य भी मिला है और लिखित साक्ष्य को पढ़ा गया है। महाजनपद काल, मौर्य काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल आप जानते हैं, लगभग 600 बीसी के बाद का जो कालखंड है लगभग ऐतिहासिक काल ही कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब कुछ आप लोग के सामने है। अब मुझे लग रहा है कि कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा कि प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में क्या डिफरेंट है, ठीक है, आप लोग के सामने सब कुछ है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, देखिए कालखंड के बारे में बताया, अगर प्रागैतिहासिक काल का हम उदाहरण लेते हैं तो पाषाण काल को रख लेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल का उदाहरण लेते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता को रख सकते हैं, ठीक है। ऐतिहासिक काल का उदाहरण लेते हैं तो महाजनपद काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, ब्राह्मण काल, स्मृति काल आदि को रखा जा सकता है, ठीक है। यहां एक बड़ी चीज है रॉबर्ट ब्रूस फूट। ये भैया कौन थे भैया रॉबर्ट ब्रूस फूट? बहुत बड़े पुरातत्वविद थे, ठीक है, और रॉबर्ट ब्रूस फूट ने ही सबसे पहले 1863 में, ये गर्व का विषय है, हम भारतीयों के लिए गर्व का विषय है, आपके लिए भी गर्व का विषय है, पूरे विश्व में सबसे पहले अगर कहीं पाषाण उपकरण खोजा गया था, किसी आदिमानव का पाषाण उपकरण खोजा गया था, औजार खोजा गया था, तो हमारे देश भारत में ही खोजा गया था, लेकिन खोजने वाले अंग्रेज थे, पुरातत्वविद थे रॉबर्ट ब्रूस फूट। रॉबर्ट ब्रूस फूट ने ही सबसे पहले 1863 में, भैया 1863 में तमिलनाडु के पल्लवरम सिटी है तमिलनाडु की, तो 1863 में तमिलनाडु के पल्लवरम से पाषाण उपकरण की खोज किया था। किसने? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। पहला पाषाण उपकरण था, पहला पत्थर का औजार था, और बस पत्थर का औजार खोजने के कारण ही रॉबर्ट ब्रूस फूट को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक खोजों का जनक। यह उनको उपाधि मिल गई भैया, टाइटल मिल गया इनको, प्रागैतिहासिक खोजों का जनक कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले पाषाण उपकरण किसी ने खोजा था तो रॉबर्ट ब्रूस फूट ने खोजा था। एकदम चुनिंदा प्रश्न है, मैं पूरे यकीनी तौर पर बता दूं, यहां से आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया। अब देखिए यहां पर बता दूं, महाराष्ट्र का बोरीवली स्टेशन है, आप जानते हैं, मुंबई के पास ही है बोरीवली वैसे नहीं है भैया, यह जो महाराष्ट्र का बोरीवली सिटी है ना, महाराष्ट्र का जो बोरीवली स्टेशन है, महाराष्ट्र का जो बोरीवली स्थान है ना, यह प्रागैतिहासिक स्थान है। यहां पर 14 लाख वर्ष पुराना, आज की बात मैं नहीं कर रहा हूं, आज से लगभग 14 लाख वर्ष पुराना यहां पर पाषाण उपकरण मिला है। पाषाण उपकरण का मतलब क्या हुआ? आदिमानव जो औजार प्रयोग करते थे, आप जानते हैं कि आदिमानव जो भी औजार बनाते थे, लोहा का तो बनाते नहीं थे, कांसा, सोना, चांदी, जस्ता का बनाते नहीं थे, उनके पास अगर कोई टूल का प्रयोग करते थे, कोई औजार का प्रयोग करते थे, कोई उपकरण बनाते थे, तो वो बिल्कुल पत्थर का बनाते थे, पत्थर का ही बना सकते थे, क्योंकि उनके आसपास सब कुछ पत्थर का था, बाकी किसी मेटल की जानकारी आदिमानव को नहीं थी। इसीलिए यहां पर महाराष्ट्र की बोरीवली में क्या हुआ? भारत का सबसे पुराना पाषाण उपकरण,
सबसे पुराना पाषाण उपकरण खोजा गया था और यह पाषाण उपकरण कितना था? 14 लाख वर्ष पुराना। 14 लाख वर्ष पुराना यह पाषाण, जितने भी पाषाण उपकरण मिले हुए हैं हमारे इंडिया में, उसमें सबसे पुराना अगर कहीं पाषाण उपकरण मिला है तो वह महाराष्ट्र के बोरीवली में मिला है, जो 14 लाख वर्ष पुराना है। यहां कंफ्यूज मत होइएगा, यहां सबसे पहली बार खोजा गया था और यहां पर जो उपकरण खोजा गया है वो सबसे पुराना पाषाण उपकरण है। ठीक है। थॉमसन महोदय का त्रियुगीन विभाजन। डेनमार्क जानते हैं आप लोग? डेनमार्क यूरोप की कंट्री है डेनमार्क। तो डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। तो कोपेनहेगन में एक संग्रहालय है, म्यूजियम है। म्यूजियम का मतलब आप जानते हैं कि जहां पुरानी चीजें रखी जाती हैं, ठीक है, धरोहर के रूप में, वही। तो डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन में एक संग्रहालय है। उस संग्रहालय में बहुत सारी पुरानी चीजें जो आदिमानव के द्वारा प्रयोग की जाती थी, आदिमानव के द्वारा जो भी टूल प्रयोग किया जाता था, जो भी उपकरण प्रयोग किया जाता था, बहुत सारे उपकरण कोपेनहेगन संग्रहालय में है। तो उन संग्रहालय में जो सामग्री मिली है, उन सामग्रियों के आधार पर इतिहास का त्रियुगीन विभाजन किया गया है। मतलब इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री जो मिली है उसके आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, पाषाण, कांस्य और लौह युग। पाषाण, कांस्य और लौह युग मतलब जब आदिमानव पत्थरों का प्रयोग किया, ठीक है, जब आदिमानव पत्थर का औजार बनाया तो उसे पाषाण युग। जब लोगों ने आदिमानव थोड़ा विकसित हुआ और कांसे का औजार बनाने लगा तो कांस्य युग। उसके बाद लोहे का जब ज्ञान हो गया तो लौह युग। तो कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से यह जो त्रियुगीन विभाजन किया गया है, पाषाण काल, कांस्य काल और लौह युग, ठीक है, तो 3 भागों में बांटा गया है। और ये बांटने वाले कौन थे? यह थे थॉमसन महोदय। तो थॉमसन महोदय ने ही सबसे पहले पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया, मतलब 3 भागों में बांटा। ठीक है। और किस आधार पर बांटा? क्योंकि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से जो भी कुछ प्राप्त हुआ उस आधार पर इन्होंने बांटा, थॉमसन महोदय। ठीक है। अब हम बात करेंगे भैया भारतीय पुरातत्व विभाग। भारतीय पुरातत्व विभाग जितना भी हमारा विश्व विरासत, जितना भी हमारा विरासत स्थल है, जितनी भी पुरानी पुरानी चीजें हैं, इमारतें हैं, ठीक है, इमारतें हैं, मुहर है, मुद्राएं हैं, जो भी पुरानी चीजें हैं पाषाण काल से लेकर अब तक, ठीक है, जितनी भी पुरानी चीजें हैं वह उन चीजों का जो संरक्षण कौन करता है? तो भारतीय पुरातत्व विभाग करता है। भारतीय पुरातत्व विभाग के बारे में जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। सबसे पहली जानकारी यह होनी चाहिए कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना इसका हुआ था 1861 में। 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुआ था। स्थापना जब हुआ था तो इसके निदेशक कौन थे? पहले महानिदेशक। तो भारतीय पुरातत्व विभाग के पहले महानिदेशक थे अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ही भारतीय पुरातत्व विभाग के पहले महानिदेशक थे। अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व विभाग के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम। और कब इसकी स्थापना हुई थी? 1861 में हुई थी। ठीक है, ये प्रथम महानिदेशक थे, इसीलिए इनको भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक बोला जाता है। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। यहाँ प्रागैतिहासिक खोजों के जनक है रॉबर्ट ब्रुसूट, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले पाषाण उपकरण खोजा था। यहाँ इन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किया था और पहले महानिदेशक थे अलेक्जेंडर कनिंघम, इसीलिए इनको भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक बोला जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। देखिए, भारतीय पुरातत्व विभाग जो था ना, यह देश की आजादी के बाद भी एक अलग मंत्रालय था। भारतीय पुरातत्व विभाग एक अलग मंत्रालय था, एक अलग विभाग ही था। ठीक है, लेकिन 2011 में छोटा सा परिवर्तन हुआ। 2011 के बाद यह संस्कृति मंत्रालय के तहत रखा गया। तो आज भारतीय पुरातत्व विभाग एक अलग मंत्रालय नहीं है, संस्कृति मंत्रालय ही जो है वही भारतीय पुरातत्व विभाग का कार्य देखता है। ठीक है, तो संस्कृति मंत्रालय के तहत ही भारतीय पुरातत्व विभाग रखा गया है। कब? 2011 से। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के प्रति, हिस्ट्री के प्रति जो भी लोग गंभीर हैं, सीरियस हैं, वो लोग हमसे जुड़ सकते हैं। केवल 2199 रुपए का कंप्लीट कोर्स है। इसमें आप लोग को बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कराई जाएगी, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कराई जाएगी, और जो 1 ईयर तक लगातार परीक्षा है, विशेष रूप से मैं यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री की बात करूंगा। 9 फरवरी और 10 फरवरी 2 तिथियों में परीक्षा होगी। ठीक है, किसी की परीक्षा 9 फरवरी को हो सकती है, किसी की परीक्षा 10 फरवरी को होगी। फिर बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, हो सकता है या फरवरी में यह भी हो, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट भी हो। तो एलिजिबिलिटी टेस्ट के बाद जस्ट बाद अगले महीने या 1 महीना छोड़कर हो सकता है मार्च या अप्रैल में बिहार में भी 4200 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आने वाली है, और उसकी तैयारी इसी
कोर्स में आप लोग कर सकते हैं। तो जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं हमसे जुड़ सकते हैं, और बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी करना चाह रहे हैं तो यही सेम सिलेबस के बेस पर ही मैं सब कुछ दे रहा हूं, क्योंकि यूजीसी की गाइडलाइन को सबको फॉलो करना पड़ेगा। ये सब कुछ यूजीसी के बेस पर है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद आप लोग को। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा और व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।